सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि एक कॉमनेस्ट टॉपिक है, एनीमिया का है, हीमोलाइटिक एनीमिया। सबसे पहला कि एनीमिया किसको बोलते हैं। एनीमिया का मतलब होता है कि जब मेरे बॉडी में आरबीसी का फंक्शन अगर वह डिक्रीज हो जाता है। अब डिक्रीज क्यों होता है? या तो आरबीसी का क्वालिटी चेंज होने से या आरबीसी का क्वांटिटी कम होने से। इस कंडीशन से जब बॉडी का फंक्शन, जब बॉडी में आरबीसी का फंक्शन जब नहीं होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हीमोलाइटिक। सबसे अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट आ रही है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मल में हम जानते, एक बात को जानते होंगे आप कि नॉर्मल में आरबीसी की लाइफ कितने दिन की होती है? 120 डेज, 120 दिन। 120 दिन। आरबीसी बनता कितने दिन में है? 9 डेज में। कहां से बनता है? बोन मैरो से। या अगर इंट्राउटर में तो उसका अलग साइट होती है। तो बोन मैरो से बनता है 9 दिन में, 9 डेज में। और 120 दिन तक ये ब्लड में सर्कुलेट करते रहता है। और 120 दिन तक ये काम करता है, 3 काम करता है। ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है, बॉडी में पीएच को बैलेंस करता है, और तीसरा नंबर पे ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। और ये अगर बाय द वे 120 दिन से पहले अगर ये ब्रेक कर जा रहा है तब इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइसिस। यानी हीमोलाइसिस मतलब कि abnormal breakdown of RBC before 120 days known as hemolysis। इसको हमें, और इसकी वजह से हीमोलाइसिस होने के कारण मेरे बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। और प्लस हीमोलाइसिस की इसमें एक और दूर बात होती है ना, आरबीसी का क्वालिटी चेंज कर जाता है इसमें। अब ये क्यों होता है आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो हीमोलाइटिक के बारे में तो समझ में आ गया ना कि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वह ब्रेकडाउन किसी कारण से 120 दिन से पहले हो जा रही है। अब ये हीमोलाइसिस का कारण क्या हुआ? और व्हाई द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी बिफोर 120 डेज, बिफोर 120 डेज। अभी क्यों होता है 120 दिन से पहले? इसके पीछे 2 रीजन है। एक रीजन है एक्सट्रिंसिक कॉजेज, एक्सट्रिंसिक कॉज, और दूसरा है इंट्रिंसिक कॉज। इंट्रिंसिक कॉज यानी कुछ कॉज जो बाहर का कारण है, आरबीसी से एक्सटर्नल कॉज है। अब आरबीसी का एक्सटर्नल कॉज क्या है? ऐसा कौन सा कारण से वो आरबीसी का ब्रेकडाउन पहले हो जाती है? तो इसका रीजन देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आरबीसी में ट्रॉमा डेवलप कर गया, आरबीसी जो ब्लड में सर्कुलेशन में इसमें क्या हो रही है? ट्रॉमा हो जा रही है। ट्रॉमा क्यों हो जा रही है? किस वजह से आरबीसी को ट्रॉमा होगी? ज्यादा स्पीड में, ज्यादा ब्लड वेसल्स में ज्यादा अगर ब्लड वेलोसिटी से मूव करता है तब ब्रेक कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं दौड़ते समय आर्टरी से जब जाता है, मेटा आर्टियोस में जब ब्लड भेस जाता है तो मेटा आर्टियोस तो बहुत पतला वेसल्स हो गया ना, तो उस प्रेशर से जब जाता है उसमें तो टूट सकता है उसमें। एक तो यह भी होता है। दूसरा, बर्थ के बाद बहुत सारे ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, इसके कारण भी हीमोलाइसिस हो सकता है। तीसरा, अगर बाय द वे पूरे सर्कुलेशन वेसल्स में कहीं भी अगर स्टंट लगा होगा तो उसमें भी आरबीसी ब्रेक होता है। मेटालिक वाल्व होता है, फिर भी आरबीसी ब्रेकडाउन होती है। इसके बाद अगला, हाई हीट पे या कोई बर्न के कारण, क्योंकि आरबीसी जो होता है हीट लेवल होता है, वो तुरंत ब्रेक कर जाता है। इसके कारण आरबीसी ब्रेक होती है। इसके बाद अगर सेप्टिसेमिया है, मलेरिया है, क्योंकि ये जो होता है डायरेक्ट आरबीसी के अंदर जा करके और अपना लाइफ पूरा करता है, इससे ब्रेक होता है। सब एक्सट्रिंसिक कॉज में आते हैं। इसके बाद पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोलाइसिस बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा कंडीशन होता है कि नाइट के कंडीशन में, नाइट में जो ब्लड वेसल्स के अंदर
आरबीसी ब्रेक डाउन होती है। वो रात में स्पेशली ऐसा होता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट से सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण ये नाइट में जनरली आरबीसी ब्रेक डाउन होती है। इसको हम लोग पीएनएच बोलते हैं, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमोलाइसिस, ये कंडीशन होती है। तो इसके कारण भी हेमोलाइसिस होती है। और बाकी तो बता दें सेप्टिक के वजह से कुछ ड्रग्स भी ऐसे होते हैं जो आरबीसी को तो ब्रेक करता है, जैसे क्लोरोफेनिकॉल्स एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा होती है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, पॉइजन है, टॉक्सिन है, जैसे स्नेक पॉइजन कुछ होते हैं जो कि आरबीसी को डायरेक्टली ब्रेक करता है। तो ये सब जो कॉज देख रहे हैं, उसका एक कॉज और भी होता है आरएच एंटीबॉडी। अगर कभी आरएच एंटीबॉडी बन जाता है तो जो आरबीसी इसके कारण भी ब्रेक होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे इंट्रिंसिक के बारे में। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि जो आरबीसी का कोई अंदर का कारण, आरबीसी का अंदर का कोई कारण है, जैसे अंदर कारण किसको बोलते हैं, आरबीसी का डेवलप होते समय हो सकता है कि जिस समय आरबीसी बन रहा है इस समय हो सकता है कि आरबीसी के अंदर कुछ ऐसे कॉज हो सकते हैं जो आरबीसी को ब्रेक कर सकता है। जैसे सबसे पहला G6PD, G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक तरह का एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है कि आरबीसी को 120 दिन तक ग्लाइकोलाइसिस करा करके उसको एटीपी बनाते रहता है, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो कम से कम ग्लाइकोलाइसिस कर करके 2 एटीपी से ही जिंदा रहता है। इसके लिए यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ तो G6PD की कमी हो सकती है। अब जब G6PD कमी हो जाएगी उस केस में आरबीसी 120 दिन से पहले ही ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। जब हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस का इन प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होती है, वह पायरुविक एसिड एक टॉक्सिक केमिकल है, उसको फर्दर चेंज होना है, या तो लैक्टिक एसिड में चेंज होगा या फिर दूसरे फॉर्म एस्टाइल कोएंजाइम में चेंज होता है। लेकिन आरबीसी में तो एस्टाइल कोएंजाइम में चेंज होता नहीं है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, पायरुवेट काइनेज। अगर ये एंजाइम नहीं रहेगी आरबीसी का ब्रेक डाउन पहले हो जाएगी। यह भी मेरा इंटेंसिव फैक्टर में आती है। अगला सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेल डिसऑर्डर्स। आरबीसी के अंदर यह भी जेनेटिक कंडीशन होता है कि हीमोग्लोबिन बनते समय ग्लोबिन प्रोटीन में पहले नंबर पे वेलिन की जगह ग्लाइसिन आ जाता है और छठे नंबर पे वेलिन का ट्रांसफर हो जाती है। इसके कारण से आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन है वह इंसॉल्युबल हो जाता है। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, बना हुआ है सिकल सेल आरबीसी के बारे में, ये अलग से आप देख लेंगे इसके बारे में। और वह प्रेसिपिटेट होकर के आरबीसी को इलोंगेट कर देता है और इसकी वजह से आरबीसी सिकल सेल हो जाती है। जिस आरबीसी का लाइफ मात्र 10 से 12 दिन का हो जाता है और ये आरबीसी ब्रेक कर जाता है। सिकल सेल आरबीसी ज़्यादा दिन नहीं बचता है। सोचिए चाहे 120 दिन कहाँ 10 दिन, ये भी। और प्लस जितना दिन रहेगा ना उतना दिन भी ऑक्सीजन को नहीं ढो सकता है ये, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसके पास नहीं होता है। तो इसकी वजह से भी तो एनीमिया हुआ। नेक्स्ट, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये भी एक जेनेटिक डिजीज होती है जिसमें एमिनो एसिड का नंबर घट जाता है। किसमें से, ग्लोबिन प्रोटीन से। अब एमिनो एसिड का नंबर घट जाने से जो आरबीसी होती है थाइलस हो जाता है, थाइलस शेप हो जाती है, और ये आरबीसी भी ब्लड सर्कुलेशन सर्वाइव नहीं करता है। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। और ये आरबीसी 10 से 20 दिन के अंदर ये भी टूट जाता है। जिस आरबीसी को 120 दिन रहना चाहिए था वो आरबीसी 10 से 20 दिन में ये भी ब्रेक कर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट, स्फेरोसाइटोसिस। आरबीसी का शेप डंबल की जगह स्फेरिकल हो जाता है और इसकी वजह से भी आरबीसी ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट, सिडेरोब्लास्टोसिस। एक ऐसा कंडीशन जिसमें आयरन जो होती है जरूरत से ज़्यादा आरबीसी में इंटर कर जाता है और इसके कारण आरबीसी सर्वाइव नहीं करता है। तो आप जितने कॉज देखें अभी आप, ये सब आरबीसी का अब नॉर्मल और एक्सेस ब्रेकडाउन था, सर्कुलेशन में टूट जाता है ये। अब बात करते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है। अगर हेमोलाइसिस होगा तो क्या क्या दिक्कत होगी। देखिए, हेमोलाइसिस होने से सबसे पहला दिक्कत ये होगा कि चूंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रही है, अब आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्री हीमोग्लोबिन बॉडी में ज़्यादा मिलेगा। फ्री हीमोग्लोबिन बॉडी में एक्सेस होंगे। एक्सेस फ्री हीमोग्लोबिन के कारण सबसे पहला क्या होगा कि बिलिरुबिन का लेवल, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा बॉडी में।
बिलिरुबिन बढ़ने से जॉन्डिस हो जाएगी, है ना, बिलिरुबिन बढ़ने से जॉन्डिस हो जाएगी। दूसरा, हीमोग्लोबिन यूरिन से पास करने लगता है। जब यूरिन से पास करता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोग्लोबिनुरिया। दूसरा कंडीशन क्या होती है? हीमोग्लोबिनुरिया। क्यों? फिर हीमोग्लोबिन यूरिन से पास करता है, तो मिल गया आपको हीमोग्लोबिनुरिया। ठीक है। इसके कारण जो ब्लड का, जो यूरिन का कलर होता है वो चॉकलेट कलर का हो जाता है, कॉफी कलर हो जाती है। नेक्स्ट, अगला कंडीशन, या बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ने के कारण हो सकता है कि नर्वस सिस्टम्स पे भी इफेक्ट आ सकती है, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट, इस हीमोग्लोबिन के कारण स्प्लीन का लोड बढ़ जाता है और डेवलप होगा स्प्लीनोमीगैली। इस हीमोग्लोबिन के ज्यादा बढ़ने के कारण लीवर का लोड बढ़ जाता है और डेवलप होगा हिपैटोमीगैली। हिपैटोमीगैली। इस हीमोग्लोबिन के कारण, इस हीमोग्लोबिन के कारण जो किडनी है उसका नेफ्रॉन डैमेज होने लगेगी, लूप ऑफ हेनले इसकी खराब हो सकती है और मरीज में डेवलप हो जाएगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसका ट्यूबुलर डैमेज हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इस फ्री हीमोग्लोबिन के कारण, इसके वजह से बॉडी में अलग अलग ऑर्गन पे अब नॉर्मल आयरन और हीमोग्लोबिन डिपोजिशन होगी, इसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। अगला चीज होती है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस। इस तरह से आप देख लिए कि हमारे बॉडी में यह फ्री हीमोग्लोबिन के कारण या आरबीसी के ज्यादा बेटर होने के कारण ये सब बहुत बड़ा डिसऑर्डर बॉडी में डेवलप हो सकती है, चाहे हिपैटोमीगैली, स्प्लीनोमीगैली, रीनल डैमेज, हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, या फिर सीएनएस डिसऑर्डर्स। ये कई तरह का डिसऑर्डर्स आपके बॉडी में हीमोलाइटिक एनीमिया का मिल सकता है। बाकी क्या मिलेगा एनीमिया में? इसमें जैसे सीएनएस का डिसऑर्डर होगा, ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर एनोरेक्सिया होगा, फ्लैचुलेंस होगा, कंस्टिपेशन होगा, रेस्पिरेटरी में डिजनिया डेवलप करेगा, हार्ट में जो पल्स रेट है ये हाई हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगी। ये सब जो है तो आपको एनीमिया में इसमें मिल सकता है, और कभी कभी ओडिमा भी मिल सकता है इसमें। तो हेमोलाइटिक एनीमिया में आप दोनों देख लिए, ये स्पेसिफिक कुछ कॉज मिलेंगे, कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम भी मिल गए। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों सिम्टम मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन। हम लोग क्या कैसे पता लगाएंगे हम लोग हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में? इसमें जिसमें देखेंगे तो आपको इन्वेस्टिगेशन सबसे पहला HB परसेंटेज लो रहेगा, टोटल आरबीसी काउंट डिक्रीज रहेगा, पीसीवी डिक्रीज मिलेगा, इसके बाद एमसीवी नॉर्मल रहेगा, एमसीएच नॉर्मल रहेगा, एमसीवी भी नॉर्मल, एमसीएच भी नॉर्मल, एमसीएचसी यह भी नॉर्मल रहेगा। याद रखेंगे इस चीज को। इतना चीज तो मिला आपको नॉर्मल कुछ कंडीशन में। हाँ, हीमोग्लोबिन घटा रहेगा, आरबीसी घटा रहेगा, पीसीबी घटा रहेगा, लेकिन एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी ये सब क्या रहेगा आपको नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट अगला जांच क्या करेंगे हम लोग? सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन ये क्या रहेगा? इंक्रीज। इसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन आपको नॉर्मल मिलेगा। याद रखना है, सीरम बिलिरुबिन में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा और डायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल मिलता है। यह सीरम बिलिरुबिन का रिपोर्ट मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगला जांच क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट टेस्ट क्या आते हैं? G6PD टेस्ट। G6PD टेस्ट इसमें क्या मिलेगा आपको? G6PD डिक्रीज मिलेगा। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इसमें घटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्या आते हैं? सिकल सेल टेस्ट। सिकल सेल क्या मिलेगी? पॉजिटिव। अगला थैलेसीमिक टेस्ट, ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो ये सब क्या है ना, ये जांच करा के देख लेते हैं। अगला MP टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव रह सकता है। ब्लड कल्चर, इसमें आपको बैक्टीरिया ग्रोथ मिल सकता है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट पे। क्या कराएंगे ट्रीटमेंट में हम लोग? तो पहला तो जो कॉज जैसा मिलेगा ना उसके अनुसार ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके अनुसार देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर वाटर इंटेक कराते हैं हम लोग, और अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस उसके अनुसार इसका अलग अलग ट्रीटमेंट चलता है। बेड रेस्ट भी दे सकते हैं। अब सिम्टम देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे, उसके अनुसार मेडिसिन करते हैं।
ये था आपका। अच्छा, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन अगर देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन में कॉस्ट कम देते हैं इसमें। इसके बाद अर्निका चलाते हैं, थूजा भी देते हैं, मॉक्सल देते हैं, सालेसिया यूज करते हैं, चेलिडोनियम, कार्डुअस और कालमेट, ये सब कुछ मेडिसिन है जो चलाते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस और सिम्टम। एक जैसा है नहीं इसमें। ये था आपका हेमोलाइटिक एनीमिया। अगर इसमें किस तरह का आपको क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करिएगा। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।